हेलो स्टूडेंट, मैं यशवंत कुमार सिंह आज से आपकी इंडियन पॉलिटी पर लाइव क्लास लेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इंडियन पॉलिटी जीएस के सेकेंड पेपर का पार्ट है और मेरी कोशिश क्या होगी कि प्रतिदिन हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक पर कितने प्रश्न बन सकते हैं और अब तक यूपीएससी में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रतिदिन क्लास के बाद 2 प्रश्न और कभी कभी 3 प्रश्न मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख दूंगा। आप उसका आंसर लिखेंगे और अगले दिन मैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करूंगा, उसकी फ्रेमिंग करूंगा कि आंसर इसका कैसे चलेगा। एक बात हमेशा याद रखना है आपको कि यदि आपने फॉलो किया तो मैं ये नहीं कहता कि आप 250 में 150 पा जाएंगे, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप 120 प्लस पा सकते हैं सेकेंड पेपर में। चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले अर्थात टॉपिक पर आने से पहले हम लोग कुछ शब्दों पर चर्चा करेंगे। उन शब्दों पर चर्चा करेंगे जिनका प्रयोग बार बार होता है। जैसे एक बात याद रखना है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भारतीय शासन व्यवस्था संविधान। मेरी जो क्लास होगी मेंस की अलग होगी और प्रीलिम्स की क्लास अलग होगी। कारण यह है कि मेंस का अप्रोच अलग होता है और पीटी का अप्रोच अलग होता है। अभी मैं मेंस की क्लास की शुरुआत करूंगा और मैंने आपसे यह कहा, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। वे शब्द जिनका प्रयोग बार बार होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान। संविधान का अर्थ क्या है? संविधान कहते किसे हैं? इस मेंस में हम लोग भारतीय संविधान का भी अध्ययन करेंगे। संविधान की बात करें, संविधान का अर्थ होता है ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य तथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख होता है। इसे कहते हैं संविधान। ध्यान देना, संविधान का अर्थ क्या है? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य तथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख होता है। इसका अर्थ यह है कि
कि संविधान में सरकार के कर्तव्य क्या है, उसके अधिकार क्या है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, नागरिकों के क्या अधिकार हैं और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब का उल्लेख जिस दस्तावेज में होता है उसे कहा जाता है संविधान। सामान्य अर्थ यही है कि सरकार के कर्तव्य और अधिकार तथा नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों का वर्णन करने वाली जो दस्तावेज है उसे संविधान कहा जाता है। अब हम चर्चा ये करेंगे आखिर संविधान जरूरी क्यों है, पर इस पर चर्चा करने से पहले हम लोग कुछ नए शब्दों पर डिस्कस करेंगे। जैसे राज्य की बात करें, हम राज्य कहते किसे हैं, नागरिक का अर्थ क्या है, प्रजा कहते किसे हैं। इन शब्दों का प्रयोग अक्सर होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोकतंत्र में नागरिक होते हैं, प्रजा नहीं। टिप्पणी करें, समाज का अर्थ क्या है, राष्ट्र का अर्थ क्या है, राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। इन शब्दों को देखें। सबसे पहले हम बात करें नागरिक। सिटीजन, नागरिक कहते हैं किसे हैं, हम किसे नागरिक कहते हैं, नागरिक कहलाने का अधिकार क्या है। नागरिक उसे कहते हैं जिसे कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार हो। इसका मतलब यह है कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार, अर्थात जिसे कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार है हम उसे नागरिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस देश का नागरिक हूं क्योंकि मुझे कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार। यदि मुझे कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार न हो तो मैं इस देश का नागरिक नहीं कहलाऊंगा। अब एक प्रश्न कि भाग लेने का अधिकार, यह अधिकार चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, अर्थात कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष सहभागिता हो, इनडायरेक्ट अर्थात अप्रत्यक्ष सहभागिता हो। प्रत्यक्ष सहभागिता का मतलब क्या है कि मैं स्वयं कानून के निर्माण में भाग लेता हूं, यह हुआ प्रत्यक्ष सहभागिता। अर्थात कानून के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अधिकार कि मैं स्वयं कानून का निर्माण कर रहा हूं। और अप्रत्यक्ष का अर्थ है, इनडायरेक्ट का अर्थ है कि मैं अपने प्रतिनिधियों को चुनूंगा। अब मेरे प्रतिनिधि अर्थात मेरे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं मेरी ओर से। जैसे
जनता करती क्या है? अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, चाहे वह सांसद हो, चाहे वह विधायक हो। तो जब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि सदन में जाकर जनता की ओर से कानून का निर्माण करते हैं, तो इसे कहा जाता है जनता की अप्रत्यक्ष सहभागिता। इसका अर्थ यह है कि मान लिया जाए कोई देश बहुत छोटा है और कानून के निर्माण में सभी की सहभागिता संभव है, तो इसका अर्थ है कि वहां की जनता कानून के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रही है। पर जो दुनिया के बड़े देश हैं, जो विश्व के बड़े देश हैं, वहां सभी जनता को कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जाता, उनकी प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती। इसलिए बड़े लोकतांत्रिक देशों में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि जनता की ओर से कानून का निर्माण करते हैं। जैसे हम भारत की बात करें, भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसे भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से कानून का निर्माण करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि हम भारत के नागरिक हैं। अर्थात नागरिक की सामान्य परिभाषा दी जाए तो हम इस तरह कह सकते हैं कि नागरिक उसे कहा जाता है जिसे कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है, या जिसे कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। अब वह अधिकार चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। दूसरा शब्द है प्रजा। प्रजा की बात की जाए, यह कानून से अनुशासित होता है। ध्यान देने इस बात को, प्रजा का अर्थ क्या है? कानून से अनुशासित होने वाली जनता ही प्रजा कहलाती है। कानून और प्रजा में बेसिक डिफरेंट क्या है? प्रजा उसे कहते हैं जो केवल कानून से अनुशासित होता है, अर्थात कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। पर नागरिक उसे कहते हैं जो कानून के निर्माण में भाग लेता है। अब एक चीज सोचो, राजतंत्र में प्रजा होती है और राजा होता है, क्योंकि राजतंत्र में प्रजा को कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। पर लोकतंत्र में नागरिक होते हैं। लोकतंत्र में नागरिक होते हैं क्योंकि लोकतंत्र में जनता स्वयं कानून के निर्माण में भाग लेती है, या फिर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से कानून के निर्माण में भाग लेते हैं। यह है नागरिक और प्रजा। अब एक चीज सोचो, आपसे समान प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे मेंस में,
कि हमेशा लोकतंत्र में नागरिक होते हैं, राजतंत्र में प्रजा होती है। टिप्पणी करें। लोकतंत्र में नागरिक होते हैं, राजतंत्र में प्रजा होती है। आखिर लोकतंत्र में नागरिक क्यों होते हैं? क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ है ऐसा तंत्र जिस पर जनता का नियंत्रण हो, जनता के द्वारा संचालित हो और जनता के हित में काम करे। उसे कहते हैं लोकतंत्र। और तंत्र पर जनता का नियंत्रण तभी होगा जब कानून के निर्माण में जनता को भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो। और जब कानून के निर्माण में जनता को भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा तो नागरिक कहलाएगा, ना कि प्रजा। जबकि राजतंत्र में प्रजा होती है, क्योंकि राजतंत्र में राजा होता है और कानून के निर्माण में राजा की भूमिका होती है, जनता की कहीं कोई भूमिका नहीं होती। अब एक चीज सोचो, मान लिया जाए जब कोई व्यक्ति या हम किसी अन्य देश के निवासी को कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार देते हैं तो यह कहा जाता है कि वो भारत का नागरिक बन गया। और नागरिक और निवासी दोनों में अंतर है। नागरिक सिटीजन, निवासी रेसिडेंस। सिटीजन जो नागरिक है, जो शब्द है, यह एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, एक राजनीतिक अवधारणा है। और जो निवासी शब्द है, यह एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है। हो सकता है अमेरिका का कोई उद्योगपति, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स भारत के निवासी हो सकते हैं, लेकिन भारत के नागरिक वो तभी बनेंगे जब उन्हें कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार हो। और कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त हो। जब किसी व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है तो मतदान के अधिकार के बल पर वह अपने प्रतिनिधि को चुनता है और चुना गया प्रतिनिधि जनता की ओर से कानून के निर्माण में भाग लेता है। तो इसका अर्थ है कि वह नागरिक बन गया। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी क्षेत्र के निवासी को नागरिक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मतदान का अधिकार देना होगा। यदि उसे मतदान का अधिकार दिए बिना हम नागरिक होने का दावा करें तो नागरिक नहीं कहलाएगा। इसलिए एक प्रश्न, लोकतंत्र में नागरिक होते, राजतंत्र में प्रजा होती है, स्पष्ट करें। एक सिंपल प्रश्न, कुछ नए शब्द देखो आप। राज्य, स्टेट। स्टेट कहते किसे हैं? राज्य का अर्थ क्या है? और कब कोई समाज राज्य बन जाता है, इसको ध्यान से समझना है। राज्य, राज्य कहलाने की पहली शर्त क्या है कि राज्य के पास एक संप्रभुता होती है। प्लस राज्य की अपनी एक जनसंख्या होती है। प्लस राज्य का अपना कोई भूभाग होता है। प्लस
यह ध्यान देना, हम जब भी राज्य की बात करेंगे, स्टेट का अर्थ क्या है, हम स्टेट कहते किसे हैं? मैं इन शब्दों पर बल इसलिए दे रहा हूं कि इन शब्दों का प्रयोग बार बार होगा, इसलिए आप इसे समझने की कोशिश करें। राज्य, जब भी राज्य की बात की जाएगी तो राज्य के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं। जैसे पहली बात, राज्य की अपनी एक संप्रभुता होती है, राज्य की अपनी जनसंख्या भी होती है, राज्य का अपना एक भूभाग होता है और एक शासन व्यवस्था होती है। ये सब राज्य के एलिमेंट्स हैं, स्टेट के एलिमेंट्स हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक संप्रभुता नहीं होगी तब तक राज्य नहीं कहलाएगा। राज्य कहलाने की प्राथमिक शर्त है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च, सत्ता, और सर्वोच्च सत्ता का अर्थ है कि किसी के नियंत्रण में न हो, कानून के नियंत्रण न हो। ध्यान देना, जब राज्य की परिभाषा की बात करते हैं तो राज्य का पहला अवयव है संप्रभुता। भारतीय संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग हर जगह हुआ है, और यूपीएससी जो प्रश्न पूछता है, वर्ड्स की कई बार मीनिंग पर प्रश्न पूछता है और हम गलत कर देते हैं। पहली चीज देखो, संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता का अर्थ है कि वह किसी के नियंत्रण में ना हो और कानून के निर्माण पर किसी का नियंत्रण ना हो। जैसे भारत एक संप्रभु देश है, इसका अर्थ यह है कि भारत जब कानून का निर्माण करता है तो कानून के निर्माण पर किसी अन्य देश का कोई नियंत्रण नहीं होता, वो किसी के अधीन नहीं है। इसका अर्थ है कि भारत संप्रभु है। एक बात याद रखना है, संप्रभुता राज्य का पहला महत्वपूर्ण अवयव है और संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। दूसरी चीज, राज्य का दूसरा अवयव है, एलिमेंट है जनसंख्या, पॉपुलेशन। इसका अर्थ यह है यदि जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य का मुद्दा नहीं उठेगा। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा, हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पर जनसंख्या नहीं है, इस हम चंद्रमा को स्टेट नहीं कह सकते, राज्य नहीं कहा जा सकता। मान लिया जाए हिमालय पर्वत एक ऐसी जगह स्थित हो, अलग द्वीप के रूप में, जहां कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है, तो हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। अंटार्कटिका की हम बात करें, अंटार्कटिका केवल बर्फ से जमी है, वहां कोई निवास नहीं करता, कोई निवास नहीं करता, इसलिए हम उसे राज्य नहीं कहते, हम स्टेट नहीं कहते। पर ग्रीनलैंड एक स्टेट है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर जनसंख्या रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि छोटा सा कोई देश हो, मान लो श्रीलंका है, और श्रीलंका की संपूर्ण जनसंख्या श्रीलंका को छोड़कर चली जाए, उस भूभाग को छोड़ दे
और श्रीलंका जैसा छोटा सा द्वीप मानव विहीन हो जाए, तब उसे हम राज्य नहीं कहेंगे। इसका अर्थ यह है, राज्य के लिए जनसंख्या का होना जरूरी है। तीसरी बात, भूभाग, एक जमीन तो चाहिए ही, टेरिटरी तो चाहिए ही, क्योंकि हवा में कोई राज्य नहीं बनता। राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग चाहिए। और चौथी बात, एक शासन व्यवस्था भी चाहिए राज्य के लिए। सामान्य रूप में देखा जाए, राज्य की परिभाषा दी जाती है कि राज्य उसे कहते हैं जिसकी अपनी एक संप्रभुता हो, जनसंख्या भी हो, भूभाग भी हो और शासन व्यवस्था भी हो। मान लिया जाए हम राज्य और समाज की बात करें। राज्य और समाज में एक बेसिक डिफरेंट है। जैसे समाज की यदि बात की जाए तो समाज की अपनी कोई संप्रभुता नहीं होती, या किसी समाज को संप्रभुता यदि दे दी जाए तो राज्य बन जाएगा। ध्यान देना, किसी समाज को यदि संप्रभुता दे दी जाए तो वह राज्य बन जाएगा। राज्य से संप्रभुता ले ली जाए तो वह समाज बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए राज्य में से संप्रभुता को निकाल दिया जाए तो वह समाज बन जाएगा। यद्यपि हम लोग ये बात चर्चा करेंगे कि समाज क्या है, राष्ट्र क्या है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। एक बात याद रखना है, जहां अपने समाज को संप्रभुता दी वो राज्य बन जाएगा, या फिर राज्य से संप्रभुता निकाल दिया तो समाज बन जाएगा। इसका मतलब क्या चीज है? समाज और राज्य में एक बेसिक डिफरेंट ये है कि राज्य के आपके पास अपनी संप्रभुता होती है और समाज के पास कोई संप्रभुता नहीं होती। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। 15 अगस्त 1947 की बात करें हम लोग। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन 14 अगस्त की बात करें, ध्यान देना, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन का गुलाम था। इसका मतलब ये, भारत के पास अपनी कोई संप्रभुता नहीं थी। यदि भारत की अपनी कोई संप्रभुता नहीं थी तो भारत कोई राज्य नहीं था, बल्कि एक समाज था। भारत राज्य बना 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। और जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन भारत की संप्रभुता को मान्यता मिली, और जिस दिन मान्यता मिली संप्रभुता की, उस दिन भारत एक राज्य बना। मान लिया जाए कोई राज्य है, यदि उसकी संप्रभुता छीन ली जाए तो राज्य नहीं रह जाएगा, बल्कि समाज बन जाएगा। या किसी समाज को संप्रभुता दे दी जाए तो राज्य बन जाएगा। एक बात याद रखना है, समाज और राज्य में यहां जो बेसिक डिफरेंट है कि राज्य की अपनी संप्रभुता होती है पर समाज की अपनी संप्रभुता नहीं होती। और जिसके पास संप्रभुता होगी, संप्रभुता, वह कानून का निर्माण करेगा, कानून का क्रियान्वयन करेगा, कानून का पालन करवाएगा, और जो कानून का पालन नहीं करेगा उससे दंड भी देगा। इसलिए जो राज्य है वो शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का निर्माण करता है,
और कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड भी देता है। लेकिन हम समाज की बात करें, समाज की अपनी कोई संप्रभुता नहीं होती, इसे समाज कानून का निर्माण नहीं करता। तो प्रश्न यह पूछा जाता है कि यदि समाज को कानून के निर्माण का अधिकार प्राप्त नहीं है तो सामाजिक व्यवस्था कैसे बनी रहेगी? तो यह कहना उचित है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए परंपराओं का अनुपालन किया जाता है। कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। वो सारी रीति रिवाज, कस्टम्स, परंपराएं, मूल्य आपसी सहमत से तैयार किए जाते हैं और लोगों के आचरण को रेगुलेट या अनुशासित किया जाता है। तो समाज कोई आदेश नहीं देता, परंतु राज्य देता है। समाज को कानून के निर्माण का अधिकार प्राप्त नहीं है, किंतु राज्य को कानून के निर्माण का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि राज्य के पास संप्रभुता होती है और समाज के पास कोई संप्रभुता होती ही नहीं। आपके सिलेबस में भारतीय शासन व्यवस्था लिखा हुआ है और भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा अलग तरीके से दी गई है। एक चीज ध्यान देना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य की क्या परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा दी गई है कि केंद्रीय सरकार और संसद राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल तीसरी बात, भारत राज्य क्षेत्र के अधीन स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, यद्यपि सारी बातें मैं आपको प्रीलिम्स में पढ़ाऊंगा, पर मैं चूंकि हम लोग राज्य पे डिस्कस कर रहे हैं और आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भारतीय शासन व्यवस्था और संविधान, इसलिए यहां चर्चा आवश्यक है कि भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा क्या दी गई है। एक बात याद रखना है, भारतीय संविधान के 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जहां राज्य की परिभाषा दी गई है। पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 12 और दूसरी बात आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और इस अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या दी गई है? केंद्रीय सरकार और संसद, केंद्रीय सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल ये राज्य हैं। भारत राज्य क्षेत्र के अधीन स्थानीय प्राधिकारी और चौथा शब्द है
अन्य प्राधिकारी, ये सब राज्य कहलाते हैं। डिबेट का विषय ये है, संसद राज्य है, राज्य विधानमंडल राज्य है। केंद्रीय सरकार में जितने मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य राज्य है। ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल, हमेशा ध्यान दो इस बात को, मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य राज्य है। मंत्रिपरिषद का जो चीफ होता है, प्रधानमंत्री, वो राज्य है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो जो अध्यक्ष होता है, मंत्रिपरिषद अपना सुझाव जिसे देती है, वो भी राज्य है। इस आपने देखा होगा, राष्ट्रपति भी राज्य है, पीएम भी राज्य है। मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वह राज्य मंत्री हो, ये सब राज्य कहलाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, इनकी गाड़ी के आगे नेम प्लेट पर लिखा रहता है भारत सरकार। आखिर भारत सरकार क्यों भारत सरकार लिखा रहता है? केंद्रीय सरकार या भारत सरकार की बात करें, अब एक बात याद रखना है। मान लिया जाए कोई ए नामक व्यक्ति है और उसे मंत्री बना दिया गया, वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन गया। जो ए नामक व्यक्ति मंत्री बनेगा, वो राज्य कहलाएगा। लेकिन जिस दिन उसे मंत्री पद से हटा दिया गया, वो राज्य नहीं रह जाएगा। मान लिया जाए आपके साथ, आपको मंत्री बना दिया गया, तो जिस दिन आप मंत्री बनेंगे, आप राज्य कहलाएंगे। और जिस दिन मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, आप राज्य नहीं रह जाएंगे। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो राज्य हैं, यदि वो प्रधानमंत्री पद से हट जाएं तो राज्य नहीं कहलाएंगे। ठीक उसी तरह राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल की बात करें, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल की बात करें, ये सभी राज्य हैं। विवाद क्या है? भारत राज्य क्षेत्र के अधीन स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब क्या है? पहला जो शब्द है, हम प्राधिकारी कहते किसे हैं? और अनुच्छेद 12 में प्राधिकारी की परिभाषा क्या दी गई है? यदि प्राधिकारी की बात की जाए तो प्राधिकारी की परिभाषा क्या दी गई है? ध्यान देना, प्राधिकारी उसे कहते हैं जिसे कानून के निर्माण का अधिकार प्राप्त हो। ध्यान देना, प्राधिकारी उसे कहते हैं जिसे कानून, आदेश, अधिसूचना जारी करने का तथा प्राधिकारी जिसे कानून, आदेश, अधिसूचना जारी करने का अधिकार प्राप्त हो तथा उसका क्रियान्वयन कराने का भी अधिकार प्राप्त हो। हमेशा ध्यान दो इस बात को, उसे कहते हैं प्राधिकारी।
पहली चीज, कानून, आदेश और अधिसूचना, तीन बातें। कानून, आदेश, अधिसूचना, जारी करने का अधिकार प्राप्त हो, मतलब कानून के निर्माण का अधिकार प्राप्त हो और उसका क्रियान्वयन कराने का अधिकार प्राप्त हो, वो राज्य है। जैसे आप यदि आईएएस बनते हैं तो अब राज्य है, क्योंकि एक आईएएस को कानून के निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है और कानून के क्रियान्वयन का भी अधिकार प्राप्त होता है। मान लिया जाए अभी आप कुछ नहीं है, आप पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर कुछ भी बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि यह फालतू बातें ज्यादा करता है। पर जिस दिन आईएएस बन जाएंगे, जिस दिन आपकी पोस्टिंग हुई और जिस दिन पावर मिला, उस दिन से राज्य बन जाएंगे। अब यदि आप पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर कुछ भी बोलते हैं तो ये माना जाएगा कि राज्य बोल रहा है, राज्य। इसका अर्थ क्या है? यदि आप आईएएस बन गए तो राज्य बन जाएंगे। एक आईपीएस भी राज्य है। यदि आईपीएस गोली चलवाता है और 50 लोग मारे जाते हैं, इसका मतलब है राज्य ने गोली चलाने का आदेश दिया। यदि 50 लोगों की मौत हुई, इसका अर्थ है राज्य ने 50 लोगों को मार दिया। इसे देखा होगा, जब पुलिस के गोलीबारी के कारण जब कुछ लोगों की मौत होती है तो राज्य के फंड से मुआवजा दिया जाता है। आखिर राज्य के फंड से मुआवजा क्यों दिया जाता है? क्योंकि राज्य, एक आईपीएस, एक आईएएस ने गोली चलवाने का आदेश दिया या गोली चलाने का आदेश दिया है, जिससे कुछ लोगों की मौत हुई, तो इसका मतलब राज्य ने गोली चलाई और राज्य ने इतने लोगों को मार दिया। इसलिए राज्य क्या करता है? मुआवजा देता है। सिंपल चीजें देखो आप। कोई व्यक्ति है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, वो किसी को गोली मार देता है तो राज्य अपने कोष से उसको मुआवजा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि सामान्य व्यक्ति राज्य है ही नहीं। पर यदि वही व्यक्ति आईएएस बन गया या आईपीएस बन गया और गोली चलाया और किसी की मौत हो गई, तो माना जाता है राज्य ने गोली चलाई है, इस राज्य के फंड से मुआवजा दिया जाता है। तो एक बात याद रखना, प्राधिकारी का मतलब क्या होता है? जिसे कानून, आदेश, अधिसूचना जारी करने का अधिकार प्राप्त हो तथा उसका क्रियान्वयन कराने का अधिकार प्राप्त हो। क्रियान्वयन, उसे कहते हैं प्राधिकारी। पर अनुच्छेद 12 में स्थानीय प्राधिकारी शब्द का प्रयोग हुआ है। स्थानीय प्राधिकारी, इसका मतलब क्या है? स्थानीय प्राधिकारी में जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतें, टाउन कोई एरिया है, जितने भी लोकल गवर्नमेंट हैं, चाहे वह ग्रामीण हो चाहे वह शहरी हो, वो सभी राज्य कहलाएंगे। फिर मैं बात कहना चाहता हूं, यूपीएससी ये अभी प्रश्न नहीं पूछेगा और इस बात को यह भी नहीं मानना है कि आपका तैयार हो गया। इसको मैं डिस्कस करूंगा चल के आर्टिकल 12 में, और एक एक चीज कि इंडिया की कौन कौन से बोर्ड राज्य हैं, क्या क्या कंडीशन चाहिए। और यूपीएससी जब प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न पूछता है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है कि यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बस ध्यान दो इस बात को। केवल अभी मैं वर्ड्स की मीनिंग बता रहा हूं, शब्द का अर्थ बता रहा हूं। इसको मैं डिस्कस करूंगा विधिवत आगे चल करके। अगला शब्द है अन्य प्राधिकारी।
अन्य प्राधिकारी की परिभाषा संविधान में क्या दी गई है? देखो आप, अन्य प्राधिकारी की बात करें, अन्य प्राधिकारी का मतलब होता है ऐसे प्राधिकारी जिसका गठन संविधान के द्वारा या संसदीय अधिनियम के द्वारा हुआ हो। तो ध्यान देना, ऐसे संगठन या संस्थान जिसका गठन संविधान द्वारा या संसदीय अधिनियम द्वारा हुआ हो। ध्यान देने इस बात को, अन्य प्राधिकारी ऐसे संगठन या संस्थान, ऐसे संगठन या संस्थान जिसका गठन संविधान या संसदीय अधिनियम के द्वारा हुआ है, वो सब राज्य हैं। इसका मतलब क्या चीज है? संविधान में जितने भी सोचो, संविधान में जितनी भी संवैधानिक संस्थाओं का उल्लेख है वो सब राज्य हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानक क्या है? जिसका गठन संविधान द्वारा, अर्थात संविधान में उन सारी संस्थाओं का यदि उल्लेख है तो सब राज्य हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोक सेवा आयोग का गठन संविधान द्वारा हुआ तो राज्य है। वित्त आयोग, चुनाव आयोग की हम बात करें, न्यायपालिका, इन सब का गठन संविधान के द्वारा हुआ है तो सब राज्य हैं। वो सब अन्य प्राधिकारी में आएंगे। इसका अर्थ है जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब अन्य प्राधिकारी में आती हैं, वो सब राज्य कहलाएंगी। लेकिन संसदीय अधिनियम का मतलब होता है सदन ने कानून बना करके उसका गठन किया हो। ध्यान देना, सदन ने कानून बना करके उसका गठन किया हो तो वो भी अन्य प्राधिकारी के तहत आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी पब्लिक सेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल एनटीपीसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सब के सब अन्य प्राधिकारी के तहत आते हैं, क्योंकि इंडिया के अधिकांश पब्लिक सेक्टर का गठन, पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक उपक्रम का जो गठन है संसदीय अधिनियम के तहत हुआ है। मान लिया जाए जितने भी बैंक हैं, यदि उन बैंकों का गठन संसदीय अधिनियम के तहत हुआ है तो सारे के सारे बैंक जिनका गठन हुआ है, याद रखना है, अन्य प्राधिकारी के तहत आएंगे और अन्य प्राधिकारी राज्य है। इसका अर्थ क्या है? अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, 4 बातें: केंद्रीय सरकार एवं संसद, नंबर 2 राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, नंबर 3 भारत राज्य क्षेत्र के अधीन स्थानीय प्राधिकारी, और नंबर 4 अन्य प्राधिकारी। यूपीएससी क्या करेगा? इसको नहीं पूछेगा यूपीएससी, आप रट किसको जाओगे, ये विकल्प से ही गायब कर देगा। और जहां जहां का कंफ्यूजन क्रिएट होता है यूपीएससी वो क्वेश्चन बनाएगा। फॉर एग्जांपल, ज्यादातर यूपीएससी प्रश्न यहां से बनाएगा आपको प्रीलिम्स में। फिर मैं बात करना चाहता हूं, मेंस में यहां से प्रश्न नहीं बनाएगा यूपीएससी। या हो सकता है मान लिया जाए वित्त आयोग,
मान लिया जाए, या फिर चुनाव आयोग, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? सिंपल चीज है, संविधान में उल्लिखित अन्य प्राधिकारी, संविधान में उल्लिखित अन्य प्राधिकारी के पुनर्गठन की आवश्यकता है। इन्वर्टेड कामा। देखो प्रश्न कैसे पूछेगा मेंस में। यदि आपको अन्य प्राधिकारी की मीनिंग समझ में आ चुकी है तो यूपीएससी क्या पूछेगा? संविधान में उल्लिखित अन्य प्राधिकारी के पुनर्गठन की आवश्यकता है। पूरी बात ध्यान देना, संविधान में उल्लिखित अन्य प्राधिकारी के पुनर्गठन की आवश्यकता है, स्पष्ट करें। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, सिंपल क्वेश्चन। शब्द अन्य प्राधिकारी, या यह कहेगा कुछ अन्य प्राधिकारी के पुनर्गठन की आवश्यकता है, स्पष्ट करें। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लेकिन अन्य प्राधिकारी वर्ड्स की मीनिंग यदि क्लियर है तो इसका जवाब दे लेंगे, पर इस शब्द की मीनिंग यदि क्लियर नहीं तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अब इसी प्रश्न को कैसे पूछेगा यूपीएससी? इसी प्रश्न को कैसे पूछेगा? संविधान में उल्लिखित अन्य प्राधिकारी के पुनर्गठन की आवश्यकता है। इस कथन के आलोक में हाल में चर्चित एक्स की समीक्षा करें। थोड़ा सा प्रश्न को टिपिकल बना दिया। मैं दावा करता हूं आपसे कि यदि आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो मैं आपको लिखना सिखा दूंगा और संविधान की अच्छी समझ मैं डेवलप कर दूंगा कि संविधान पढ़ा किस तरह जाता है। संविधान रट करके हम मेंस का जवाब नहीं दे पाएंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं प्रश्नों से लिखना सिखाऊंगा आपको कि कैसे लिखा जाता प्रश्न। ध्यान देना इस बात को। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट करेगा यूपीएससी। संविधान में लिखित अन्य प्राधिकारी, इस वर्ड्स की मीनिंग क्लियर है कि पुनर्गठन की आवश्यकता, इन्वर्टेड कामा। अब इस कथन के आलोक में हाल में चर्चित एक्स जो भी हो, यह करंट का क्वेश्चन है, एक्स की समीक्षा करें। बस आपका रटा हुआ सब कुछ समाप्त। क्योंकि समीक्षा, लड़का स्टूडेंट गलती क्या करता है, या तो उसकी मीनिंग नहीं पता है, मान लेता हूं, हमेशा ध्यान दो, या तो करेगा क्या वो, पुनर्गठन की आवश्यकता है। इस कथन के आलोक में इसका मतलब है कि जब से एक्स की समीक्षा करोगे तो ये जो स्टेटमेंट है इस नजरिए से देखो आप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेता हूं कि ये दीवार कैसी है मुझे नहीं पता, मैंने आपको लाल रंग का चश्मा पहना दिया, अब मैं पूछूंगा कि लाल रंग का चश्मा पहन करके बताओ दीवार कैसी दिख रही है। इस सारे प्रश्न में डिस्कस करूंगा। प्रश्न ऐसे, इसी प्रश्न को थोड़ा सा और घुमाएगा। अब घुमाएगा क्या, आवश्यकता है,
अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा और क्या लिखेगा? आलोचनात्मक परीक्षण करें। क्रिटिकली एग्जामिन की बात करेगा यूपीएससी। आलोचनात्मक परीक्षण करें। यह सब मैं आपको सिखा दूंगा। बस एक हफ्ता बाद देखना आपका कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा आपका। क्रिटिकली एग्जामिन। इसी प्रश्न को क्या करेगा यूपीएससी? मूल्यांकन करें, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इसी प्रश्न को क्या करेगा वो? समीक्षा। इसी प्रश्न को क्या करेगा? चर्चा, डिस्कस करें। ये जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था? जब मैं टॉपिक पर आऊंगा तो प्रतिदिन 3 प्रश्न मैं आपको दूंगा उस टॉपिक से, जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, उस पर आपको आंसर लिखना होगा। और अगले दिन उन सारे प्रश्नों का आंसर मैं बताऊंगा। आपने जो आंसर लिखा उसको मैच करेंगे और YouTube के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आपके पास जाएगा, ईमेल जिस पर आप एक आंसर भेज सकते हैं। मैं चेक करके वापस आपके पास भेज दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है, आपको लिखना सिखाना। दूसरी चीज, राज्य की बात। फिर एक नया शब्द है, समाज। समाज किसे कहते हैं? हम सोसाइटी की बात करें, समाज में 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब यह है, समाज के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। एक व्यक्ति समाज का निर्माण नहीं कर सकता। कम से कम 2 लोग चाहिए समाज के निर्माण के लिए। अब बताना, ए और बी, ये 2 लोग हैं। कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। अब बताओ, जब 1 से अधिक लोगों के 2 लोग होंगे तो उनके बीच इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन, अंतरक्रिया होगी। वो या तो सकारात्मक होगा या तो नकारात्मक होगा। या तो ए और बी दोनों आपस में लड़ेंगे या तो प्रेम से रहेंगे। यदि लड़ेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, तो स्थिति क्या होगी? समाज में व्यवस्था नहीं रह सकती। तो अब क्या होगा कि दोनों आपस में लड़ना बंद कर दें। अब कब नहीं लड़ेंगे? जब उनके बीच अच्छे संबंध हो। अच्छा संबंध कब होगा? जब दोनों के आचरण को, उनकी दोनों के गतिविधियों को रेगुलेट किया जाए, नियमित किया जाए। और नियमित करने के लिए कुछ परंपराएं, कुछ रीति रिवाज डेवलप किए जाते हैं। कुछ रीति रिवाज डेवलप किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिता पुत्र की बात करें, पिता ने जन्म दिया एक पुत्र को, लेकिन हो सकता है पिता पुत्र के बीच संबंध अच्छे न रहे, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे न रहे, दोनों के बीच झगड़े होना स्वाभाविक है। तो क्या होगा? तब कुछ ऐसे रीति रिवाज होंगे, कुछ ऐसे कस्टम्स होंगे, कुछ ऐसी परंपराएं होंगी ताकि दोनों के बीच अच्छे संबंध हो। इसलिए कहा जाता है पिता ईश्वर तुल्य है।
क्योंकि पिता ने जन्म दिया है तो हम पिता को सम्मान देते हैं। यह सम्मान देना नहीं पता कि पिता ईश्वर है कि नहीं है, पर कुछ ऐसी परंपराएं डेवलप कर दी गई ताकि पुत्र पिता के आगे झुका रहे, उनका सम्मान करे, ताकि दोनों के बीच क्लैश ना हो, संघर्ष ना हो, अब व्यवस्था बनी रहे। ऐसे देखा होगा, परिवार भी एक समाज है, छोटा सा समाज है, और परिवार के प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य निर्धारित हैं ताकि परिवार बना रहे। इसका अर्थ यह है कि जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर समाज का निर्माण होता है। और एक बात याद रखना है, सबसे पहले समाज आता है, उसके बाद राज्य आता है। समाज पहले आता है, राज्य बाद में आता है। इसका मतलब है समाज के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जनसंख्या। ध्यान देना, इसका अर्थ क्या है कि समाज के लिए दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर समाज का निर्माण होता है, तो जनसंख्या चाहिए। यदि जनसंख्या नहीं होगी तो समाज नहीं होगा, और समाज नहीं होगा तो राज्य नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? समाज से पहले जनसंख्या का आगमन और राज्य से पहले समाज आता है। तो ये जो समाज है राज्य की पूर्ववर्ती शर्त है। पहले समाज आएगा, उसके बाद राज्य आएगा। हमेशा ध्यान दो, हो सकता है कि प्राचीन काल में राज्य न रहा हो, समाज ही रहा हो, राज्य बाद में आया। तो एक सामान्य क्वेश्चन, समाज पहले आता है कि राज्य पहले आता है? तो आंसर क्या होगा? समाज पहले आता है, राज्य बाद में आता है। सामान्यतः हम जब राज्य की बात करते हैं तो राज्य की जब परिभाषा देते हैं तो यह कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से हम जब स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट की एक परिभाषा दी जाती है कि जो स्टेट है राजनीतिक रूप से संगठित समाज होता है। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी इज स्टेट। राजनीतिक रूप से संगठित समाज ही राज्य है। पर एक प्रश्न, जब समाज और राज्य की बात की जाती है तो एक शब्द आता है सामाजिक संबंध और राजनीतिक संबंध की बात करें। हमेशा ध्यान दो, एक होता है सामाजिक संबंध और दूसरा होता है राजनीतिक संबंध। दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है? अब तक हम लोग बात कर रहे थे राज्य पर, उसके बाद चर्चा शुरू हुई समाज पर कि समाज क्या होता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक संबंध की बात करेंगे। एक बात याद रखना है, और राजनीतिक संबंध की बात करें। सामाजिक संबंध होता क्या है? हमेशा ध्यान देना इस बात को। समाज में जो संबंध होता है हम उसे सामाजिक संबंध कहते हैं। इसका मतलब क्या चीज है? कि लोगों की जो आवश्यकता एक दूसरे से पूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी आवश्यकता आपसे पूरी होगी, आपकी आवश्यकता मुझसे पूरी होगी, तो हमारे आपके बीच जो संबंध होगा उस संबंध के पीछे कहीं ना कहीं आवश्यकता की पूर्ति है। फॉर एग्जाम्पल, एक शिक्षक एक विद्यार्थी के बीच एक संबंध होता है। एक शिक्षक विद्यार्थी के बीच जो संबंध होता है वो सामाजिक संबंध है। शिक्षक की आवश्यकता विद्यार्थी से पूरी होती है और विद्यार्थी की आवश्यकता शिक्षक से पूरी होती है।
पर एक चीज बताना, हम दोनों की जब आवश्यकता एक दूसरे से पूरी होगी तो आवश्यकताओं में क्लैश ना हो, हम दोनों की आवश्यकता सही तरीके से पूरी होती रहे, हम दोनों के संबंध भी मधुर बने रहे। इसके लिए कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, नैतिकता होती है। तो रीति रिवाज, परंपरा, नैतिकता की बात करें या समझौते पर जो आधारित व्यवस्था है उसे कहते हैं सामाजिक संबंध। क्योंकि हमारे आपके बीच एक समझौता हो रहा है। समझौता यह है कि भाई ठीक है, आप मुझे ट्यूशन फीस देंगे, मैं आपको ज्ञान दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे कुछ फीस देंगे। तो हमारे के बीच एक संबंध है। पर हम दोनों के बीच जो संबंध है उसमें देखा होगा कुछ परंपराएं डेवलप है, कुछ रीति रिवाज है, कुछ नैतिकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि एक कहावत है, कहावत मान लो या सत्य वचन मान लो आप, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करके, कि जब ईश्वर और गुरु दोनों एक साथ खड़े हों तो गुरु ईश्वर की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो हम शिक्षक को ज्यादा महत्व देते हैं, और भारतीय समाज में शिक्षक को इतना सम्मान दिया जाता है। सम्मान के पीछे नैतिकता काम करती है, उस सम्मान के पीछे कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ परंपराएं हैं। हम सम्मान क्यों देते हैं, हम गुरु को ईश्वर के तुल्य क्यों मानते हैं? ताकि गुरु के प्रति निष्ठा पैदा हो, आस्था पैदा हो। और जब गुरु के प्रति निष्ठा या आस्था पैदा होगी तो हम गुरु पर विश्वास करेंगे, और जब विश्वास करेंगे तो उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, हम उसे फॉलो करेंगे, उसके संदेश को सुनेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, उस पर अभ्यास करेंगे। परिणामतः एक विद्यार्थी को ज्ञान तो मिलेगा ही, उसके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। अब एक चीज सोचो, तो एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो संबंध है, सामाजिक संबंध है, उसके पीछे नैतिकता, रीति रिवाज और परंपराएं काम कर रही हैं। यही है सामाजिक संबंध। लेकिन राजनीतिक संबंध का मतलब क्या है और यह जरूरी क्यों है? ध्यान देना इस बात को। मैंने क्या कहा, समाज में अलग अलग लोग हैं, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, और कभी कभी विरोधी मांग शुरू हो जाती है, कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड कि जब स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे एग्जांपल लो, मान लिया जाए ए और बी की हम बात करें, ए की डिमांड अलग है, बी की डिमांड अलग है, तो स्वाभाविक है दोनों लड़ेंगे। उस कंडीशन में कानून एवं व्यवस्था खराब होगी। तो उस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होगी जो लोगों को आदेश दे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, उन विरोधों को समाप्त कर दे। तो जो विरोधी मांग के कारण उत्पन्न संघर्ष को समाप्त करने के लिए जिस संबंध की बात की जाती है उसे कहा जाता है राजनीतिक संबंध। लेकिन फिर भी जो मैंने सबसे पहले चर्चा किया था, हमने राज्य समाज में अंतर को लेकर है। राज्य की अपनी संप्रभुता होती है, पर समाज की अपनी संप्रभुता नहीं होती। यदि किसी समाज को संप्रभुता दे दी जाए तो राज्य बन जाएगा, और राज्य से संप्रभुता ले ली जाए तो समाज बन जाएगा। राज्य शब्द का प्रयोग आपके संविधान में बार बार होगा, याद रखना है। भारतीय संविधान में कई जगह राज्य शब्द का प्रयोग किया है और कई जगह संसद शब्द का प्रयोग किया है। यदि राज्य शब्द का प्रयोग किया तो उसकी मीनिंग अलग होगी, यदि संसद शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसकी मीनिंग अलग होगी। अब देखो, आप दो शब्द और हैं जिसकी चर्चा बार बार होती है। एक शब्द है राज्य,
और दूसरा शब्द है राष्ट्र। हमेशा राज्य जो है एक राजनीतिक अवधारणा है, और राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। स्टेट और हम नेशन की बात करें, स्टेट एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, नेशन एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है, नेशन एक सांस्कृतिक अवधारणा है, राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। प्रश्न यह है कि क्या राज्य और राष्ट्र दोनों एक हैं? अक्सर देखा होगा कई बार प्रश्न में राज्य शब्द का प्रयोग करेगा और कई बार प्रश्न में राष्ट्र शब्द का प्रयोग करता है। अब मैं बता दूं आपसे कि ज्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं, राज्य या राष्ट्र। ध्यान देना इस बात को, राज्य एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है, सांस्कृतिक अवधारणा है। लेकिन सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर हम ये बात करेंगे क्या दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या अलग अलग है। आखिर मुझे राज्य को महिमामंडित करना चाहिए या राष्ट्र को? फिर हम बात करेंगे राज्य के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए या राष्ट्र के प्रति। राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है, राज्य को मजबूत करने की बात किसे महत्वपूर्ण माना जाए? हम देखेंगे राष्ट्र होता क्या है, लेकिन राष्ट्र को समझने से पहले हम एक बात करेंगे, राष्ट्रिकता, नेशनलिटी। हमेशा ध्यान दो, राष्ट्र, नेशन, इसे समझने से पहले हम राष्ट्रिकता की बात करेंगे या राष्ट्रीयता की बात करेंगे। राष्ट्रिकता है क्या? अरे बात है, इसकी पहले परिभाषा क्या दी जाती थी? इसकी परिभाषा तो जो दी जाती थी पहले कि एक प्रजाति धर्म, संस्कृति, हमेशा ध्यान दें इस बात को, एवं या भौगोलिक के कारण निकटता हो तथा सामान्य हित हमेशा एवं नेशनलिटी, राष्ट्रिकता, इस शब्द पर ध्यान देना, इस बात को। नेशन, और हम नेशनलिटी की बात करें, एक प्रजाति, रेसेस, एक धर्म, एक संस्कृति, एक भाषा की बात करें, या भौगोलिक सघनता के कारण निकटता हो तथा सामान्य हित
एवं समान चेतना के कारण एकता से प्रेरित हों, हम उसे कहते हैं राष्ट्रिकता। इसका मतलब क्या चीज है कि राष्ट्रीयता का जो मूल आधार कहा जाता है वो सभी के सभी एक रेसेज, एक प्रजाति, एक धर्म, एक संस्कृति के कारण एक दूसरे के नजदीक हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं मैं, इसका मतलब क्या चीज है, एक धर्म के लोग, एक संस्कृति को मानने वाले लोग आपस में जुड़े हों तथा सबका हित कॉमन हो, कॉमन इंटरेस्ट हो और समान चेतना, कॉमन कॉन्सेप्ट की बात करें के कारण एकता से प्रेरित हो, मतलब सब अपने आप को एक माने। इसे कहते हैं राष्ट्रीयता, ये राष्ट्रिकता या नेशनलिटी की बात करें हम। एक बात हमेशा याद रखना है, परिभाषा यह दी जाती थी, इसका मतलब क्या चीज है। पहले परिभाषा, इसका अर्थ यह है कि एक धर्म को मानने वाले लोग एक राष्ट्र के लोग होंगे और अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अलग राष्ट्र के होंगे। इसका मतलब तो यह हुआ, जैसे हम भारत की बात करें, भारत में विविध धर्म और विविध संस्कृतियां हैं। भारत में धार्मिक विविधता ज्यादा है और सांस्कृतिक विविधता भी ज्यादा है। अब देखो, यदि इसके नजरिए से देखा जाए तब तो भारत में एक राष्ट्र की भावना है ही नहीं, अनेक राष्ट्रीयता की भावना है। और एक राष्ट्र, यह कहा जाए एक धर्म, एक प्रजाति, एक संस्कृति से जुड़े हुए लोग अपनी संस्कृति, अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। यह पहले माना जाता था। इसे अक्सर देखा होगा कि जब भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन, तो यह माना गया था, द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया गया। द्विराष्ट्र, द्विदेश की बात नहीं की गई थी, दो देश की बात नहीं, दो राष्ट्र का विचार आया। क्यों दो राष्ट्र का विचार आया? इसलिए विचार आया कि इस्लाम और हिंदू की बात करें, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग के विचार अलग हैं, उनका राष्ट्र अलग होना चाहिए। और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग का राष्ट्र अलग है, इनके विचार अलग है, इनकी, इसलिए इनका अलग देश होना चाहिए। इसे देखा जाए, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। उसके पीछे कहने के तर्क यह दिया गया था और यह माना गया था कि एक धर्म, एक संस्कृति को मानने वाले लोगों के हित कॉमन होते हैं, उनके अंदर समान चेतना होती है और उससे वो प्रेरित होते हैं। यह राष्ट्रीयता की भावना है। इसे अक्सर देखा होगा कि जब कोई बड़ा सा देश हो और उसमें धर्मों की विविधता है, मान लिया जाए, तो यह माना जाता वो देश कभी एक हो ही नहीं सकता, वो टूटेगा आज नहीं तो कल। इसे देखा जाता है, यह माना जाता है भारत में राष्ट्रीयता की विविधता पहले यह माना जाता था, लेकिन अब यह परिभाषा अमान्य हो चुकी है। अब इस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया जाता है। सामान्यतः देखा जाए, सामान्यतः देखा जाए तो राष्ट्र और राज्य की बात करें, ध्यान दो, राष्ट्र और राज्य की हम बात करें, अब दोनों को समानता परिभाषी मान लिया गया है। अब राष्ट्र की जो परिभाषा दी जाती है, राष्ट्र की परिभाषा दी जाती है कि विविध धर्मों को मानने वाले लोग, विविध संस्कृतियों को मानने वाले लोग एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हो। इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग या विविध संस्कृतियों को मानने वाले लोग एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में,
और यह रहने वाले सभी लोगों की निष्ठा एक शासन व्यवस्था के प्रति हो तो माना जाता वह राष्ट्र है। भारत को एक राष्ट्र के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में धर्म और संस्कृति की विविधता होने के बावजूद सभी धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग भारत की शासन व्यवस्था के प्रति निष्ठा रखते हैं। इस अक्सर देखा होगा जब कारगिल का युद्ध हुआ या वर्तमान में जब चीन के साथ सीमा विवाद बढ़ रहा है, पूरा देश एक है। देखा होगा यहां धर्म और संस्कृति के लिए कोई टकराव नहीं, क्योंकि सबकी निष्ठा वर्तमान शासन व्यवस्था और राष्ट्र की एकता के प्रति है। इसलिए कहा जाता है भारत एक राष्ट्र है। फिर भी एक बात याद रखना है कि राष्ट्र को जब भी परिभाषित करते हैं, जब भी, तो कहीं न कहीं संस्कृति प्राथमिक होती है हमेशा। पर जरूरी नहीं है कि एक राज्य में अनेक राष्ट्र हों, बल्कि एक राज्य में एक राष्ट्र हो सकता है। और आज राष्ट्र और राज्य को कहीं न कहीं पर्यायवाची मान लिया गया है, पर उसमें अंतर है। अंतर यह है कि राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, और राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। अब एक चीज सोचो आप, दूसरा जो शब्द है जिसका प्रयोग बार बार होगा, सरकार। राज्य एवं सरकार की बात करें, अक्सर कई जगह सरकार शब्द का प्रयोग होगा और कई जगह राज्य शब्द का प्रयोग होगा। राज्य को कहते हैं स्टेट, सरकार को कहते हैं गवर्नमेंट। हमेशा ध्यान देने इस बात को, राज्य सरकार की बात करें, स्टेट, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, तीन शब्द होता है। स्टेट, गवर्नमेंट और गवर्नेंस। राज्य, सरकार की बात करें, और सबसे बड़ी चीज यह है गवर्नेंस, अनुशासन। इन तीनों शब्दों की मीनिंग देखो, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सरकार कहते किसे हैं, गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ये जो गवर्नमेंट है, इशू ये है कि राज्य और सरकार दोनों पर्यायवाची है या अलग अलग है? क्या इन दोनों को एक माना जा सकता है या अलग अलग माना जाए? ध्यान देना, दोनों पर्यायवाची नहीं है, दोनों अलग है। सामान्यतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा देते समय सरकार को राज्य मान लिया गया है, परंतु सामान्य रूप में सरकार राज्य का एक टूल्स है। हमेशा ध्यान दो, ये जो सरकार है राज्य का यंत्र है, एक टूल्स है। क्यों? सरकार राज्य के उद्देश्यों को पूरा करती है। राज्य का उद्देश्य मान लिया जाए, राज्य का जो उद्देश्य है वो जन कल्याण है मान लो, तो सरकार क्या करती है? जनता के कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण करती है। ध्यान दो, नीतियों का निर्माण करती है, उन नीतियों का क्रियान्वयन करती है सरकार। तो ये जो सरकार है, सरकार राज्य का एक यंत्र है। इतनी बातें बस याद रखनी है। राज्य और सरकार में बेसिक डिफरेंट क्या चीज है? ये जो सरकार है वो राज्य का एक यंत्र है, अर्थात सरकार के उद्देश्य को पूरा
करने का काम सरकार करती है। तब प्रश्न ये उठा, हम सरकार किसे कहते हैं, गवर्नमेंट कहते किसे हैं? यदि सरकार की बात की जाए, सरकार का मतलब है नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन। अर्थात नीतियों का निर्माण एवं नीतियों का क्रियान्वयन करने वाली संस्था ही सरकार कहलाती है। सिंपल चीज है। जो संस्था नीतियों का निर्माण करती है और नीतियों का क्रियान्वयन करती है, उसे ही कहा जाता है सरकार। अब एक प्रश्न, हम गवर्नेंस किसे कहते हैं? अभिशासन का अर्थ क्या है? अभिशासन की मान्यता क्या है? ध्यान देना इस बात को। हम किसे कहते हैं अभिशासन? गवर्नेंस का अर्थ क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। सरकार और अभिशासन में थोड़ा सा अंतर है। जब हम अभिशासन की बात करेंगे या गवर्नेंस की बात करेंगे, तो गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका। ध्यान देना इस बात को। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं केवल शब्द की मीनिंग बताऊंगा। अभी वर्ड्स की मीनिंग क्या है इसको समझ लो, उसके बाद मैं सीधे टॉपिक पाऊंगा। पहली बात ध्यान देना, नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका का होना, इसे ही कहा जाता है गवर्नेंस। अर्थात नीतियों के निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में सरकार तो हो ही, बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका भी बढ़ जाए, तो उसे कहते हैं गवर्नेंस। गवर्नमेंट में सरकार, ध्यान दो, नीति का निर्माण और नीति का क्रियान्वयन केवल सरकार करती है गवर्नमेंट में, जबकि गवर्नेंस में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका का भी होती है। दोनों में देखो डिफरेंस। जब गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट में नीति का निर्माण और नीति का क्रियान्वयन केवल सरकार करती है, जबकि गवर्नेंस में सरकार के साथ साथ बाजार एवं नागरिक समाज दोनों की भूमिका होती है। इसको इस तरह समझा जा सकता है कि मान लिया जाए ये गवर्नेंस है, हमेशा ध्यान देना इस बात को। सरकार बाजार
और नागरिक समाज, ये है आपका गवर्नेंस। तो ये जो गवर्नेंस है ये 3 पिलर पर टिका हुआ है, सरकार, बाजार और नागरिक समाज। हम जब सरकार की बात करेंगे तो सरकार 3 पिलर पर टिका हुआ है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम बाजार में 2 चीज, उत्पादक और उपभोक्ता, नागरिक समाज की बात करें, नागरिक समाज में आती क्या है? मीडिया, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे। गवर्नमेंट में की बात करें, नीति निर्माण और नीति के क्रियान्वयन में केवल सरकार की भूमिका होती है, जबकि गवर्नेंस में क्या होता है? गवर्नेंस में नीति निर्माण और नीति के क्रियान्वयन में सरकार, बाजार और नागरिक समाज तीनों की भूमिका होती है। आप ध्यान सुनना इस बात को। सिविल सोसाइटी की बात करें, नागरिक समाज में मीडिया आती है। मीडिया, अब मीडिया में चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, मीडिया, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जितने भी वेलफेयर सोसाइटी हैं, कल्याणकारी संस्था, ये सब सिविल सोसाइटी में आते हैं। बाजार में 2 लोग होते हैं, एक उत्पादक जो उत्पादन करता है, दूसरा उपभोक्ता जो खरीदारी करता है। और गवर्नमेंट की बात करें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 चीजें हमेशा ध्यान दो। सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 बातें। बाजार में 2 चीजें, उत्पादक, उपभोक्ता, और नागरिक समाज में मीडिया, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कल्याणकारी संस्था। आप ध्यान दें इस बात को। तो गवर्नेंस में दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यह तो रहता ही है। हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि मान लिया जाए कि यह सरकार है, यह बाजार है और यह आपका नागरिक समाज है। तीनों का मिलन यहां हो रहा है, यहां। यह आपका गवर्नेंस। क्योंकि बाजार, नागरिक समाज और सरकार जब नीति निर्माण और नीति के क्रियान्वयन में जब तीनों की भूमिका बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं गवर्नेंस। अब एक प्रश्न हमेशा देना, मान लिया जाए कि सरकार नीति के निर्माण में बाजार और सिविल सोसाइटी की भूमिका लगातार बढ़ा रही है। जब बाजार और सिविल सोसाइटी की भूमिका बढ़ती जाएगी, इसका मतलब है सरकार गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है, गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है। यदि इनकी भूमिका सीमित होगी सिविल सोसाइटी की, यदि इनकी भूमिका सीमित होगी, बाजार की भूमिका सीमित होगी, इसका मतलब है कि सरकार गवर्नेंस से गवर्नमेंट की ओर बढ़ रही है। इसको इस तरह समझो जरा। मान लिया जाए, हमेशा ध्यान देना इस बात को, इन दोनों की भूमिका जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गवर्नेंस बढ़ता जाएगा, गवर्नेंस बढ़ता जाएगा। इन दोनों की भूमिका सीमित होती जाएगी तो गवर्नेंस कम होता जाएगा। इन दोनों की भूमिका समाप्त हो जाए तो गवर्नेंस खत्म। इसलिए आपने सुना होगा मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस।
आपने यह सुना होगा कि मिनिमम meant मैक्सिमम। हम गवर्नेंस की बात करें, हमेशा ध्यान दो, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम हम गवर्नेंस की बात करें। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि नीति निर्माण और नीति के क्रियान्वयन में सरकार की भूमिका सीमित हो, और मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि नीति निर्माण और नीति के क्रियान्वयन में बाजार और सिविल सोसाइटी की भूमिका बढ़ती चली जाए। एक बात याद रखना, यहां से कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखना है। सिविल सोसाइटी में कौन आता है? मीडिया, एनजीओ, सेल्फ ग्रुप, वेलफेयर एसोसिएशन या कोई इंस्टीट्यूशन है। इस प्रकार आपने 3 शब्द देखा है, 3 शब्द, स्टेट, गवर्नमेंट और बात करें हम लोग गवर्नेंस। आपने देखा ये कि स्टेट, गवर्नमेंट और गवर्नेंस, इस प्रकार आज हमने कितने शब्द देख लिए। पहली बात में नागरिक शब्द, प्रजा, राज्य, समाज, राष्ट्र, गवर्नमेंट और गवर्नेंस पर चर्चा कर चुके। शब्द की मीनिंग कल मैं चर्चा करूंगा। संविधान, संविधान के कितने रूप होते, संविधान सभा का अर्थ क्या है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके बाद मैं सीधे आऊंगा प्रियम्बल पर। उसके बाद प्रतिदिन 3 प्रश्न आपको मिलेंगे लिखने के लिए। इसको ध्यान देना कैसे, जो टॉपिक खत्म हुआ 3 प्रश्न मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख दूंगा, उसका आंसर आपको लिखना होगा। अगले दिन मैं उसका आंसर बताऊंगा, आप अपने आंसर को मैच करोगे कि आंसर कैसे चलेगा, कहां कहां आपने गलतियां की है। थैंक यू।